Hello everyone, this is your tutor from MadeEasy Biotechnology Education YouTube channel. Here I am going to explain you the part number 2 of Engineering Maths 5 Module number 4. सो हम लोग मॉड्यूल 4 का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से टर्म का डेफिनेशन और कुछ चीज़ें जानी थी जो कि इस यूनिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं. सो प्लीज़ वॉच दैट पार्ट बिफोर. आफ्टर दैट यू विल बी लाइक more able to explain this part questions. So please watch that part also, and let's move ahead with the discussion of the second part. So in this part we will discuss about the T distribution or the student distribution. So we have discussed 3 type of method which are used to solve the hypothesis problem. So इसमें सबसे पहला जो होता है वो हमारा T distribution होता है, जिसको हम लोग जो है student distribution भी कह सकते हैं. So the student distribution is used to test the significance of, जो T test होता है इसका यूज़ करते हैं हम लोग for the जो टेस्ट करने के लिए सिग्निफिकेंस ऑफ, मतलब कि मीन ऑफ अ सैम्पल मीन ऑफ अ स्मॉल सैम्पल. दूसरा द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ 2 स्मॉल सैम्पल्स और टू कंपेयर 2 स्मॉल सैम्पल. एंड द थर्ड वन इज़ द कोरिलेशन कोफिशिएंट. सो कोरिलेशन कोफिशिएंट को के सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए, या फिर जो 2 स्मॉल वैल्यूज़ हैं या फिर 2 स्मॉल सैम्पल्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है उन डिफरेंस को उनके सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए, या फिर 2 स्मॉल सैम्पल को कंपेयर करने के लिए, और फिर जो एक स्मॉल सैम्पल है उसका जो मीन निकालेंगे उसके सिग्निफिकेंस के लिए, मतलब उसके सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए हम लोग जो है स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन या फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं. सो बेसिकली इट इज़ यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ मीन ऑफ अ स्मॉल सैम्पल. किसी स्मॉल सैम्पल के सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए, या फिर 2 स्मॉल सैम्पल के बीच में जो डिफरेंस है उसके सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए, या फिर 2 स्मॉल सैम्पल को कंपेयर करेंगे तो उसके सिग्निफिकेंस के टेस्ट के लिए. और थर्ड है हमारा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसके सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए हम लोग जो है टी टेस्ट का यूज़ करते हैं. So for this let suppose x1, x2 and x3 up to the xn be the members of the random sample drawn from a normal population with mean mu. If x to the bar be the mean of sample, then सो यहाँ पे हमारा x1 x2 से लेकर के xn तक जो है ये नंबर्स हैं रैंडम सैम्पल के, जो कि किसी नॉर्मल पॉपुलेशन से निकाले हुए हैं, जिनका मीन जो है म्यू है. अगर हम लोग मीन को x बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस टाइम पे जो t की वैल्यू होगी उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं x बार माइनस म्यू अपॉन s अपॉन रूट n. सो बेसिकली जो हमारा नॉर्मल पॉपुलेशन है उसमें जो मीन है हमारा म्यू है, और सैम्पल का जो मीन है वो एक्स बार है. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस इन डिटेल. सो बेसिकली आई वांट टू से दैट कि मान लेते हैं कि कोई पॉपुलेशन है, कोई गांव है, लेट्स सपोज मान लेते हैं ये अनोनी है. तो अनोनी से मैंने जो है कुछ सैम्पल्स को ले लिया, मान लेती हूँ मैंने सैम्पल ले लिया x1 x2 से लेकर के xn तक. तो ये जो है हमारी सैम्पल्स हो गए, और ये पूरा अनोनी में जितने लोग रहते हैं उसको हम लोग पॉपुलेशन कहेंगे. सो पूरे पॉपुलेशन का मीन अगर हम लोग बोले तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यू से, मतलब अनोनी गांव में जितने लोग रहते हैं अगर उसका हम लोग मीन निकालें तो उसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे. और मान लेती हूँ कि उसमें से 5 लोगों को निकाला गया, मान लेते हैं कि किसी 5 पर्सन को स्पेसिफिकली इफ़ आई टॉक अबाउट लाइक नेहा, सूरज, पूजा, नीलम, लाइक दिस 4 लोगों को निकाल लिए. तो ये 4 सैम्पल का जो मीन होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक्स बार से. सो यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन का मीन म्यू हो गया एंड जो सैम्पल है उसका मीन एक्स बार हो गया. तो इस केस में अगर टी की वैल्यू हमें निकालनी है फॉर द टेस्टिंग,
तो इस टाइम पे हमारा जो टी का वैल्यू होगा वो होगा पूरे पॉपुलेशन का मीन माइनस सैम्पल का मीन माइनस पॉपुलेशन का मीन होल टू दी अपॉन एस होल टू दी बेसिकली टी की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारा सैम्पल का मीन माइनस पॉपुलेशन का मीन अपॉन एस अपॉन रूट एन। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग जो है टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमारा देखते हैं कि जो एस स्क्वायर की वैल्यू होती है वो क्या होती है। सो एस स्क्वायर जो हमारा यहाँ पे एस यूज़ हुआ है, एस स्क्वायर की जो वैल्यू होती है इज़ इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार टू द होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1. So in this way you can calculate each and every value, and this way you can calculate the t distribution also. So let's move ahead with solving a question. So here there is a question. So जो formula था it was very important. So you have to remember the formula as t is equal to x bar minus mu whole to the upon s upon root over n. s का फॉर्मूला हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे एज पर द नीड। सो ये हमारा टी का फॉर्मूला हो गया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेनेवर यू विल गो टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में कुछ डेटा डायरेक्टली दिए होते हैं, सो यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू एंड गेट योर आंसर। So let's see a question. So here the question is, a machine which produces the mica insulating washers for use in the electric device to turn out washers having a thickness of 10 mm. So thickness जो है washers की वो कितनी है 10 mm है। A sample of 10 washers has an average thickness. अब मान लेते हैं कि जो सैम्पल है वो 10 वॉशर मतलब ढेर सारे वॉशर में से हम लोग 10 वॉशर को एज ए सैम्पल निकाल लिए। तो यहाँ पे सैम्पल की वैल्यू हमारी जो है वो 10 है। अब उन 10 सैम्पल की थिकनेस की बात करें तो वो ऑन एन एवरेज जो है 9.52 mm है। फिर विथ स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है जो कि 0.6 mm है। नाउ हमें फाइंड आउट इट। सो हमें इसमें बेसिकली टी की वैल्यू पता करनी है। सो यू जस्ट हैव टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ टी। सो हियर इन सैम्पल का जो हमें मीन दिया हुआ है उसको हम लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा m की वैल्यू जो है वो 10 दी हुई है, और मीन ऑफ पॉपुलेशन बोले तो वो जो है हमें 10 दिया हुआ है, दैट इज़ म्यू, और हमारा n की वैल्यू जो है ये भी 10 है। सो एक्स बार की वैल्यू जो है वो है 9.52 और म्यू की वैल्यू जो है वो हमारी 10 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है 0.6 है। एंड इस पर जो है हम लोग फार्मूले से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टी इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट एन। सो हियर द एक्स बार की जो वैल्यू दी हुई है दैट इज़ 9.52 माइनस म्यू की वैल्यू 10 है, होल टू दी अपॉन एस की वैल्यू 0.6 है, होल टू दी अपॉन रूट ओवर एन की वैल्यू जो है 10 है। सो वेन एवर यू विल पुट ऑल दिस वैल्यू देन यू विल गेट द वैल्यू एज -2.528। सो यहाँ पर हमारी जो टी की वैल्यू है वो -2.528 आ गई। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द question. Now the next question is, compare the student T for the following values in a sample of 8. So एक हमें जो है T स्टूडेंट्स मतलब वही हमें इसमें T की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और इसमें हमें सैम्पल दिया हुआ है 8 स्टूडेंट का जो कि है -4 -2 -2 0 2 2 3 एंड 3, टेकिंग द मीन ऑफ यूनिवर्स टू बी 0, जिसमें हम लोग पूरे यूनिवर्स का जो मीन होगा उसको जो है 0 कंसीडर करेंगे।
सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो हियर यूनिवर्स का मीन जो है वो 0 दिया हुआ है. फिर यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि टी का फॉर्मूला क्या होता है एंड एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है. सो फर्स्टली वी विल नीड टू सॉल्व द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस. सो फॉर कैलकुलेटिंग दिस वी हैव टू ड्रॉ अ चार्ट. सो यहाँ पे सैम्पल 8 दिए हुए तो एन हम लोग जो है 1 से 8 कंसीडर करेंगे. फिर एक्स की वैल्यू जो 8 सैम्पल्स की वैल्यूज़ है वो दिया हुआ है -4 -2 0 2 2 3 3, जिसका होल का सम करेंगे तो हमें जो है 2 मिलेगा. सो बेसिकली अगर हम लोग समेशन एक्स निकालते हैं सो दैट वुड बी -2 प्लस -2 प्लस -2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3. सो ओवरऑल हमारा आएगा 4 2 6 2 8 -8 एंड इधर से 2 2 4 और 4 3 7 3 10. सो -8 प्लस 10. ओवरऑल हमारी जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी. सो हियर वी कैन से दैट द समेशन एक्स वैल्यू इज़ 2 और हमारा एन का वैल्यू 8 है. लेट्स मूव अहेड. सो यहाँ पे अगर हम लोग x माइनस एक्स बार की वैल्यूज़ को निकालें तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं जैसे कि x बार की वैल्यू जो है वो हमारी 1/4 है. सो डायरेक्टली हम लोग जो है वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो ये हो गया हमारा सैम्पल्स का मीन निकालें तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाई n कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/4. इसीलिए x बार की जो वैल्यूज़ है वो 1/4 वहाँ पे लिखी हुई है. सो x माइनस एक्स बार की वैल्यू हम लोग सारे नंबर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे. जैसे कि हमारा पहला है x की वैल्यू -4 है तो x माइनस एक्स बार की वैल्यू इस केस में क्या होगी -4 माइनस 1/4. तो इस तरीके से जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे क्वेश्चन तो हमें मिलेगा 4 हमारा -16 -1 दैट वुड बी -17/4. सो ऐसे ही हमारा इसके लिए सॉल्व करेंगे. फिर जो 7 सैम्पल हैं उनके लिए भी हम लोग जो है x माइनस एक्स बार की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेंगे. फिर उसके बाद x माइनस एक्स बार की वैल्यू जो है इसका स्क्वायर हम लोग कैलकुलेट करेंगे. सो दिस स्टेप इज़ एक्चुअली नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट बट इफ़ वी हैव डन दिस स्टेप सो इट वुड बी ईजियर फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार टू द होल स्क्वायर. सो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है √ समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर अपॉन n-1. तो हमारा ओवरऑल जो आया था वो था 792 अपॉन लेट मी सी दिस अगेन. सो बेसिकली हमारा जो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू है 792/16. सो रिमेंबर दिस. सो हम लोग जब समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा दैट वुड बी 792/16 whole to the upon n-1. So here the value of n is 8. So 8 minus 1. अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 792/16 इंटू 8 minus 1 विल बी 7. सो जब हम लोग इसको गाइस प्लीज़ सॉल्व दिस इन योर कैलसी so that you can get answer you very faster. So it is really important to use calci. सो यहाँ पे अगर आप कैलसी यूज़ करेंगे देन यू विल गेट √7.07 एंड व्हेन यू कैलकुलेट द √, वैल्यू ऑफ 7.07 सो इट विल कम आउट एज 2.66. सो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का जो वैल्यू है वो 2.66 आ गया. अब हम लोग क्या करेंगे टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो क्वेश्चन में तो सब कुछ दिया हुआ था बस दिया क्या नहीं था स्टैंडर्ड डेविएशन. So for calculating the standard deviation we have calculated the value of x minus x bar to the whole square summation upon n-1.
एंड दैट विल बी इन रूट ओवर. सो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड इफ़ यू हैव द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन then you will be able to solve the value of t. So here you can easily solve the value of t. So t is equal to x bar minus mu upon s upon root over n. सो एक्स बार की वैल्यू जो है वो 1/4 आई थी. यूनिवर्स की जो मीन था वो 0 था. अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया, दैट इज़ 2.66 एंड होल टू दी अपॉन रूट ओवर एन. सो एन की वैल्यू जो है हमारी वो 8 है. सो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू ओवरऑल आएगी 0.266. सो ओवरऑल हमारी टी की वैल्यू जो है यहाँ पे वो आ गई 0.266. So you can say that the value of t in this question is 0.266. That is your answer. So I hope this is clear to you. Let's move ahead with the discussion of the next question. So here the next question is 10 individuals are chosen at random from a population and their heights are found to be in इंचेज. सो 10 इंडिविजुअल को एज अ सैम्पल जो है लिया गया है एंड सैम्पल में उनकी हाइट को कंसीडर करा गया है. सो 10 इंडिविजुअल जिनको सैम्पल के तौर पे लिया गया है उनका हाइट जो है वो 63 63 64 65 66 69 69 70 70 एंड 71. सो ये 10 इंडिविजुअल का जिनको हम लोग सैम्पल के तौर पे लिए थे उनकी जो है हाइट्स दी हुई है. अब हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा है. सो डिस्कस द सजेशन दैट द मीन हाइट ऑफ द यूनिवर्स इज 65. सो आपको डिस्कस करना है इस सजेशन के लिए कि जो पूरे यूनिवर्स की जो मीन हाइट है वो 65 है. So for 9 degree of freedom t at 5% level of significance. So 9 degree of freedom के लिए जो t का 5% डिग्री लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए जो वैल्यू है दैट इज़ 2.262. सो लेट्स सी द सल्यूशन. सो बेसिकली यहाँ पे x की वैल्यूज़ तो हमें 10 सैम्पल्स में इंडिविजुअल्स की हाइट दी हुई है और हमारा जो एक्स बार की वैल्यू मतलब सैम्पल का जो मीन है दैट इज़ 67. सो यहाँ पे 67 कैसे आया. सो आई विल एक्सप्लेन यू. सो बेसिकली जब हम लोग इन 10 सैम्पल के हाइट्स को जोड़ेंगे तो दैट वुड बी 670 और टोटल सैम्पल कितने हैं 10 हैं. तो जब हम लोग पूरे सैम्पल का जो मीन निकालेंगे तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ ऑल हाइट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. सो 670 बाई 10 0 0 से कैंसिल हो गया. सो 67 इज़ द मीन ऑफ द सैम्पल. 67 आ गया. तो अब हम लोग जो है यहाँ पे x माइनस एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो पहला है हमारा 63. सो 63 माइनस 67. सो ये आ जाएगा हमारा -4. इसी तरीके से 10 सैम्पल के लिए हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. फिर हम लोग निकालेंगे वैल्यू x माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर की. सो इस तरीके से जब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 88. अब हम लोग जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को पता करेंगे. सो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट ओवर एक्स माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर होल टू दी अपॉन n-1. सो x माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर की जो वैल्यू है समेशन में दैट इज़ 88 अपॉन रूट ओवर ये n की वैल्यू जो है 10 है. 10 माइनस 1 दैट वुड बी 9. सो ये आ जाएगा हमारा 88 अपॉन 9. तो ओवरऑल सॉल्व करने पर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3.13. सो नाउ यू कैन यूज़ ईज़िली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t. सो इन क्वेश्चन हमें जो है बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं बट हमने जो है एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट की दैट इज़ 67. फिर हम लोगों ने जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कैलकुलेट की दैट इज़ 3.13. नाउ वी जस्ट हैव टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ t. सो t का फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन s अपॉन रूट n.
सो एक्स बार की वैल्यू जो है यहाँ पे हमारी 67 है, यूनिवर्स की जो मीन की वैल्यू है 65, दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, एंड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज़ 3.13 होल टू दी अपॉन रूट ओवर एन, एंड रूट ओवर एन की वैल्यू जो है वो 10 होगी क्योंकि यहाँ पर 10 सैम्पल को लिया गया है. सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस, सो यू विल गेट द वैल्यू एज 2.02. और हमारा अगर यूनिवर्स का हम लोग मीन हाइट कंसिडर कर रहे थे 65, तो उस केस में हमारा जो टी का वैल्यू था वो क्वेश्चन में वो था 2.262, और हमारा जो कैलकुलेट करने पर आया वो आया 2.02. इट मीन्स कि हम लोग जो वैल्यू कैलकुलेट किए हुए हैं दैट इज़ लेस दैन द गिवन वैल्यू इन द क्वेश्चन. सो द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी, जो हम लोग वैल्यू कैलकुलेट किए हैं टी की, दैट इज़ 2.02. ये जो है इट लेस दैन दी टेबल वैल्यूज़ ऑफ टी. सो जो क्वेश्चन में टेबल वैल्यूज़ टी की दी हुई है दैट इज़ 2.262. इससे तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है कम है. सो जो हाइपोथेसिस होगी वो एक्सेप्ट होगी. द मीन हाइट ऑफ द यूनिवर्स इज़ 65 इंचेज. सो हमारी जो वैल्यू कैलकुलेट करने पर आई है वो हमारी गिवन वैल्यू से कम आई है. इट मीन्स हमारी ये वैल्यू जो है इसमें एडजस्ट हो सकती है. तो हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होगी और जो मीन हाइट होगा यूनिवर्स का वो 65 इंच ही कंसीडर करा जाएगा. सो इन दिस वे यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द टी टेस्ट. सो यहाँ पे हमारा कुछ फॉर्मूला है. सो लेट T1 इज़ इक्वल टू दी कैलकुलेटेड वैल्यू एंड T2 इज़ दी टेबुलेटेड वैल्यू. सो अगर T1 इज़ लेस दैन दी T2, देन इसमें क्या होगा कि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी. जब आपकी कैलकुलेट की हुई वैल्यू जो है कम है टेबुलेटेड वैल्यू से, उस टाइम पे हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होगी. और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन दी टेबुलेटेड वैल्यू, इन दिस केस द हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड. सो दो कंडीशन बनते हैं, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन आस्क्ड ओवर दी हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और rejected. So in this case, after solving the question, the most important thing you have to write there is that the result which comes out to be as the calculated value is either greater than or lesser than the tabulated value. So in this way you will write your exact solution, like the hypothesis is going to be accepted or rejected. So if the calculated value of t is greater than the tabulated value of t, then hypothesis is claimed to be accepted. Sorry, actually this is wrong here. सो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी जो है टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी है तो हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होगी, और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है टेबुलेटेड वैल्यू से कम है तो इन दिस केस द हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड. सो ये रहा टी टेस्ट. सो आई होप द क्वेश्चंस एंड द कंसेप्ट्स ऑफ द टी टेस्ट इज क्लियर टू यू. सो लेट मी गिव अ ब्रीफ अबाउट द टी टेस्ट. सो टी टेस्ट जो होता है इसको स्टूडेंट टेस्ट भी कहते हैं. इसको 3 कंडीशन में सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. टी टेस्ट में जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट ओवर एन. स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ समेशन एक्स माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1. So these are the really important question and 2 more concepts here. if the मान लेते हैं T1 हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है. सो T1 की वैल्यू अगर टेबुलेटेड वैल्यू से कम है, इन दिस वे द हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होगी. और अगर T1 की वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन T2, जो कि T1 हमारा यहाँ पर जो है कैलकुलेटेड वैल्यू है, T2 जो है टेबुलेटेड वैल्यू है. सो इस केस में क्या होगा, हमारी जो हाइपोथेसिस होगी वो जो है रिजेक्ट होगी. सो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि टी टेस्ट में यूज़ होते हैं. एंड द क्वेश्चन विल बी वेरी इजी. सो यू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ टी एंड देन रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ येस. sometimes the value of s is given in the question but sometimes you have to calculate it also. so ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो गए. एंड ये दोनों कंडीशन, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद
टी की वैल्यू निकालने के बाद आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना पड़ेगा कि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है. सो फॉर these two cases are really important. So I hope the concepts of the t test is clear to you. Let's move ahead with the discussion of the chi-square test. So I am going to explain you the second method, that is chi-square test. So it is used extensively for the normal distribution, means p of large value of n. So to find the p value of large value of n. So basically ये जो है यूज़ किया जाता है फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोग p के लिए जिसमें हम लोग जो है p की वैल्यू पता करते हैं फॉर द लार्ज वैल्यू ऑफ द n. सो काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है? द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन द स्टैटिस्टिक्स. सो ये जो है सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन स्टैटिस्टिक्स में. सो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला मेथड जो है वो काई स्क्वायर टेस्ट ही है. सो लेट मी चेंज द कलर. ओके, सो काई स्क्वायर वेरिएट क्या होता है? सो द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज़ नोन एज द काई स्क्वायर वेरिएट. सो बेसिकली जो काई जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, इसका जो स्क्वायर होता है उसी को हम लोग जो है काई स्क्वायर वेरिएट कहते हैं विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 1 है. अब यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है यूज़ किया जाता है z इज़ इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही फॉर्मूला है. आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर. सो z का जो वैल्यू होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होता है, वेयर x इज़ द नंबर ऑफ सैम्पल और द सैम्पल वैल्यू. सो x जो होता है ये नंबर ऑफ सैम्पल होता है, म्यू जो होता है पूरे पॉपुलेशन का मीन होता है, फिर सिग्मा जो हमारा है ये जो होता है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और z जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो z जो है एक स्टैंडर्ड नॉर्मल है इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो यहाँ पे हमारा जो है z इज़ इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यही जो है हमारा नॉर्मल वेरिएट हो जाएगा. और जो हमारा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल टू दी स्क्वायर इज़ दी काई स्क्वायर वेरिएट, क्योंकि हम लोग जो है नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर जो होता है वो काई स्क्वायर वेरिएट होता है. सो नॉर्मल वेरिएट की जो वैल्यू होती है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, अगर पूरे का स्क्वायर कर देंगे तो ये जो है हमारा काई स्क्वायर वेरिएट बन जाएगा. सो इफ़ एक्स बी द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएट एंड x1 x2 अप टू द xn बी अ रैंडम सैम्पल ऑफ n वैल्यूज़ फ्रॉम द पॉपुलेशन, देन जो w की वैल्यू होगी दैट वुड बी x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस अप टू द xn स्क्वायर. इसके पास जो है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ काई स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो काई स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट वुड बी n डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू द डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओह, सो थ्योरीज इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है मेथड्स की. यू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला एंड द कंडीशन वेयर यू विल अप्लाई दैट मेथड. सो हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर द काई स्क्वायर टेस्ट. सो देयर आर सम कंडीशन विच आर नेसेसरी फॉर द काई स्क्वायर टेस्ट. द मेंबर ऑफ द सेल शुड बी इंडिपेंडेंट. काई स्क्वायर इज़ यूज आर. सो दो मतलब कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती हैं काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करने के लिए. फिर उसके बाद जो मेंबर्स होते हैं सेल के वो जो है इंडिपेंडेंट होने चाहिए. सो काई स्क्वायर टेस्ट इज़ यूज आर. सो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, टू टेस्ट इन द हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएट. काई स्क्वायर टेस्ट, यहाँ पे काई की वैल्यू जो है कैलकुलेट होती है बाय द मीन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला. सो एक्स काई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है दैट इज समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 अप टू द वैल्यू n ओ आई माइनस ए आई होल टू द स्क्वायर अपॉन ए आई. सो गाइज दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज
इस पे जो है हम लोगों के टाइम पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे एंड आई रिमेंबर इट वेरी वेल. So this is really important formula for solving a 10 marks question. So you have to remember the formula like chi square is equal to summation I is equal to 1 up to the n summation oi minus ei whole to the square upon ei. So जहाँ पे ओ आई जो है हमारी वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ओ फॉर ऑब्जर्व्ड वैल्यू. सो ओ आई इज़ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ई आई इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सेल. सो वर्किंग रूल क्या होता है काई स्क्वायर की कैलकुलेशन के लिए? तो पहला हम लोगों को जो है ई आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. इट मीन्स फर्स्टली वी विल calculate the value of expected frequency. तो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे एंड द सेकेंड स्टेप इज़ टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन ईच ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी एंड करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी. फर्स्ट स्टेप में हम लोग ई आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. दूसरा हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी एंड द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच वैल्यू. हर एक वैल्यू का ओ आई माइनस ई आई वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर निकाल देंगे. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग जो है इस स्क्वायर को हम लोग जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू से या फिर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी से जो है डिवाइड कर देंगे. डिवाइड करने के बाद यू विल ईजली गेट योर वैल्यू. लाइक काई स्क्वायर की वैल्यू हमारी तो यहाँ पर आ गई, लाइक समेशन आई इज़ इक्वल टू 1 to n और ओ आई माइनस ई आई होल टू द स्क्वायर अपॉन ई आई. So in this way you can calculate the value of chi square. So कुछ नोट है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. लाइक फर्स्ट है हमारा द वैल्यू ऑफ chi square is always positive. So this is really important. जो chi square की वैल्यू है, whenever you are going to solve the question of chi square then you must remember that कि जो आपका आंसर आएगा that will always be positive. So chi square की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी. chi square will be 0 if each pair is 0. chi square की वैल्यू 0 भी आ सकती है, तभी आएगी जब एक्सपेक्टेड वैल्यू और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है इनकी वैल्यू जो है सेम है या फिर 0 है. फिर थर्ड है हमारा सो काई स्क्वायर की वैल्यू 0 आएगी जब हर एक पेयर जो है 0 होगा. फिर द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट. सो जो काई स्क्वायर की वैल्यू है वो 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में लाई करता है. मतलब कि काई स्क्वायर की वैल्यू जो है हमेशा 0 1 2 3 4 होगी. इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं आती है. सो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन ओवर द काई स्क्वायर. सॉरी. सो यहाँ पे हमारा जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी होता है उसका फॉर्मूला होता है रो टोटल इनटू कॉलम टोटल अपॉन द ग्रेड टोटल. सो अगर हम लोग एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी की फार्मूला की बात करें तो रो जितने हैं, रो का मतलब रो में जितने भी वैल्यूज़ आते हैं उनको सम करके इनटू कॉलम, पूरे कॉलम का वैल्यू सम करके कितना आ रहा है डिवाइडेड बाय ग्रेड टोटल, मतलब कितना टोटल वैल्यू है उसको. ये वैल्यू जो होती है एक्सपेक्टेड, ये फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग जो है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो लेट्स सी अ क्वेश्चन ओवर दैट. सो डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द हेल्थ एंड दियर सोशल स्टेटस. सो हेल्थ एंड सोशल स्टेटस के लिए हमें जो है एक चार्ट दिया हुआ है. सो सोशल स्टेटस में हमारा पुअर, रिच एंड यहाँ पे हम लोग जो है टोटल निकालेंगे. और हेल्थ में हमारा बिलो नॉर्मल, नॉर्मल एंड दी एबव नॉर्मल 3 कंडीशन दी हुई है. वैल्यू दिया हुआ है बिलो नॉर्मल के लिए जो पुअर पीपल हैं दैट इज़ 130, रिच के लिए 20 और इसी तरीके से हमें जो है वैल्यूज़ दी हुई है. तो हम लोग जो है रो टोटल एंड दी कॉलम टोटल निकाल लेंगे. तो यहाँ पे हमारा once again let me say this.
सो ये हमारा रो हो गया एंड दैट इज़ कॉलम। सो रो का जब हम लोग टोटल करेंगे तो 130 + 102 + 24, तो ओवरऑल सम करेंगे 130 + 102 + 24, सो 4 2 6 6 एंड 2 3 5 1 1 2। सो रो टोटल हमारा फॉर पुअर पीपल कम्स आउट एज 256। यही रिच पीपल के लिए जब हम लोग करेंगे तो हमारा 20 + 108 + 96, ये हमारा आ जाएगा 224। और कॉलम टोटल हमारा बिलो नॉर्मल के लिए जो है वो 130 पुअर के लिए + 20 रिच के लिए, दैट विल बी इक्वल टू 150। नॉर्मल के लिए 102 + 108, तो ये आ जाएगा 210। एंड थर्ड इज़ हमारा एबव नॉर्मल दैट इज़ 24 + 96, ये जो है 120 आ जाएगा। सो इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पे टोटल का भी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे 150 + 210 + 120, 150 + 210 + 120, सो 0 5 1 6 2 8 और 2 1 3 3 1 4, 480 आ गया हमारा रो का टोटल। कॉलम का जब करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 256 224, तो 6 4 10 0 5 2 7 1 8 एंड 224। सो दोनों साइड से हमारा जो वैल्यू यहाँ पर आएगा वो सेम आएगा। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू सॉल्व द रो कॉलम टोटल एंड द कॉलम टोटल, सो यहाँ पे हमारा दोनों का वैल्यू जोड़ने पर, जैसे रो का जो टोटल वैल्यू हम लोग हर सेक्शन के लिए कैलकुलेट किए हैं और कॉलम का वैल्यू, तो जब इन टोटल की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो रो का जो वैल्यू होगा कॉलम के बराबर होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो वैल्यू होता है, सो कभी कभी 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछ देता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर कोई छोटा सा क्वेश्चन दे देगा जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दे देगा एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। So in this case you have to calculate the degree of freedom. So whenever the formula is being asked, then you can just write degree of freedom is equal to row -1 into column -1। तो यहाँ पे हमारा जो रो है वो 2 है एंड कॉलम भी रो हमारा 2 है, कॉलम 3 है। रो जो है हमारा पुअर एंड रिच का 2 रो है तो 2 - 1 आ गया, इनटू कॉलम जो है हमारा 3 है, बिलो नॉर्मल, नॉर्मल एंड द एबव नॉर्मल, सो 3 - 1, तो 2 - 1 इज़ 1 एंड 3 - 1 इज़ 2, सो 1 × 2 दैट इज़ 2। तो यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 आ गया। नाउ अब हम लोग जो है जो स्टेप्स जो है पढ़े थे कि हमें किस किस स्टेप से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम लोग जो ऑब्जर्व वैल्यू लिखेंगे, फिर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी लिखेंगे, फिर ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू की जो है वैल्यू निकालेंगे, फिर इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, जैसे ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर, फिर उसके बाद ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का जो होल स्क्वायर है उसको जो है हम लोग एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यू जो है 130 है, 102 है, 24 है, 20 है, 108 है एंड 96 है। सो ऐसे हम लोग जो है वैल्यूज़ को लिख लेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, सो रो का जो टोटल है हमारा, मान लेते हैं पहले के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सो फर्स्ट के लिए जो हमारा रो का टोटल होगा दैट इज़, रो का टोटल फर्स्ट कॉलम के लिए हमारा फर्स्ट रो का टोटल जो है 256 है, इनटू कॉलम का टोटल जो है 150 है। सो लेट मी सॉल्व दिस अगेन। सो बेसिकली अगर 130 के लिए मैं कैलकुलेट करने जाऊँ तो यहाँ पे रो का टोटल जो है 256 है हमारा, और कॉलम का टोटल इसके लिए जो है वो 150 है, डिवाइडेड बाई ग्रेड टोटल। सो यहाँ पे टोटल जो है हमारा 480 है,
तो ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है 80 आ गया। ऐसे ही हम लोग 102 वाले के लिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा रो का जो टोटल होगा वो तो 256 होगा। कॉलम का जो टोटल होगा वो चेंज हो जाएगा इसके लिए, तो कॉलम का जो टोटल होगा इसके लिए वो 210 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 480। फिर 24 के लिए देखें तो 24 के लिए जो रो का टोटल होगा दैट इज़ 256 और कॉलम का टोटल जो होगा वो 120 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 480। अब अगर हम लोग 20 के लिए देखें सो 20 के लिए अगर हम लोग ई की वैल्यू देखते हैं तो 20 का जो रो का वैल्यू है समेसन में 224 है एंड कॉलम में जो है वो 150 है डिवाइडेड बाय 480। और ऐसे ही 108 के लिए देखें सो यहाँ पे हमारा 108 रो का तो 224 होगा, कॉलम का वैल्यू चेंज हो जाएगा दैट इज़ 210 डिवाइडेड बाय 480। ऐसे ही अगर हम लोग 24 के लिए देखें ऐसे ही हम लोग जो है 108 के लिए देखते हैं। हाँ इस तरीके से हम लोग करते हुए ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हर एक वैल्यू के लिए। फिर हम लोग जो ऑब्जर्व वैल्यू है एंड जो हमारी कैलकुलेटेड ई की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहला हमारा जो ओ आई माइनस ई आई है तो O1 के लिए O1 हमारी जो है वो 130 है एंड ई आई की जो वैल्यू फर्स्ट वैल्यू के लिए कैलकुलेट किए दैट इज़ 80। सो 130 माइनस 80 दैट इज़ 50। सो इस तरीके से हम लोग सारी वैल्यू के लिए ओ आई माइनस ई आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फिर जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देंगे, जैसे 50 है तो ओ माइनस ई की वैल्यू 50 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2500 आ जाएगा। ऐसे ही हमारा इसके लिए 10 आया -10 तो स्क्वायर करेंगे 100। तो इसी तरीके से हम लोग जो है सबका ओ माइनस ई होल स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो स्क्वायर वाली वैल्यू है उसको जो है हम लोग ई आई की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे हर एक अलग अलग वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे ओ आई माइनस ई आई की वैल्यू जो है वो है 2500 डिवाइडेड बाई हमारा जो यहाँ पे ई आई की वैल्यू है दैट इज़ 50 फर्स्ट वाले के लिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा मिलेगा ई आई की वैल्यू जो है 80 है। सो जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 31.25 आ जाएगा। सो ऐसे ही हम लोग सारी वैल्यूज़ के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। सो ओवरऑल जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो समेशन ऑफ ओ आई माइनस ई आई टू दी होल स्क्वायर अपॉन ई आई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 122.47। ई की वैल्यू जो है हम लोग निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ किए हैं रो टोटल इनटू कॉलम टोटल अपॉन जो टोटल वैल्यू है दोनों का। सो काई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 122.47। सो आई थिंक पॉइंट के बाद जो मैंने उस पेज पे वैल्यू लिखी थी दैट वाज स्लाइटली वो ये वैल्यू नहीं थी। सो काई स्क्वायर की वैल्यू जो है 122.47 आ गई। अब हम लोग जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% के लिए है। सो 5% को अगर नंबर में चेंज करें तो दैट वुड बी 5/100 दैट इज़ इक्वल टू 0.05। और द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर एट जो क्रिटिकल वैल्यू है टेबल वैल्यू काई स्क्वायर के लिए फॉर 0.05 या फिर 5% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है उसकी वैल्यू जो है 5.99 होती है। सो डिसीजन क्या है हमारा यहाँ पर, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन द टेबुलेटेड वैल्यू। सो यहाँ पे हमारा 5% डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो टेबुलेटेड वैल्यू होती है वो होती है 5.99 और हमारी जो कैलकुलेट की हुई वैल्यू है वो है हमारी 122.47। इट मीन्स हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन दी टेबुलेटेड वैल्यू। इस केस में क्या होगा कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। सो सोशल स्टेटस एंड दी हेल्थ आर एसोसिएटेड, मतलब एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। सो इस तरीके से यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि काई स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालनी है एंड देन कंपेयर करेंगे हम लोग उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू से। सो 5% डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो वैल्यू होती है हमारी
वो होती है 5.99. You can see this value in the table. So whenever you will go in the examination, so examination में you can demand for a table from the examiner. जो आपका मतलब गाइड होगा वहाँ एग्ज़ाम हॉल में, यू कैन आस्क फॉर अ टेबल. सो वो आपको एक टेबल प्रोवाइड करेंगे एंड देन यू कैन सी द वैल्यू. लाइक 5% डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो वैल्यू है वो कितनी होती है. सो वो होती है 5.99. एंड आपने जो काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की है ये है 122.47 जो कि टेबुलेटेड वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा बड़ी है. इट मीन्स इस केस में हमारा जो नल हाइपोथेसिस होगा वो रिजेक्ट होगा. इसका मतलब जो मतलब कि हमारा जो सोशल स्टेटस और हेल्थ है एक दूसरे से एसोसिएटेड है, मतलब डिपेंडेंट है. सो आई होप द क्वेश्चन ऑफ द काई स्क्वायर टेस्ट एंड द टी टेस्ट इज क्लियर टू यू. आई विल डिस्कस हैव टेस्ट इन अनदर वीडियो. So please solve all the question over that topic, and if you have any doubt please mention in the comment box. Thank you so much for watching. Keep sharing and liking my videos. Thank you and all the best for your exams.